बेटा हमने लास्ट क्लास में जहां से छोड़ा था उससे आगे चलते हैं टैक्स रिफॉर्म्स। अब ध्यान से सुनिए। बड़ी सिंपल शब्दों में बोलता हूँ। 1991 से पहले हमारी गवर्नमेंट हमसे बहुत ज्यादा टैक्सेस लेती। एक टाइम तो ऐसा हो गया था 100 में से 97% टैक्स होता था। मतलब एक इंसान ने 100 रुपए कमाए, 97 टैक्स हो जाता था, 2.5 रुपए बचते थे। ऐसा टैक्स रेट इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। इतना सा। क्योंकि देश के हालात ही बहुत बुरे थे, सरकार को पैसे की जरूरत थी। तो 1991 से पहले हमारी गवर्नमेंट बड़े ज्यादा टैक्सेस देती थी हमसे। और जो टैक्स को भरने का प्रोसीजर होता था बड़ा कॉम्प्लेक्स होता था। तो लोग टैक्स की चोरी करते थे, और टैक्स की चोरी को इंग्लिश में कहते हैं टैक्स इवेजन करते थे। हाँ, 1991 के बाद गवर्नमेंट को टैक्स की चोरी, टैक्स इवेजन। कहीं यहाँ में बता रहा हूँ ना। टैक्स इवेजन, TAX इवेजन। अब बड़े ध्यान से सुनो। तो लोग टैक्स की चोरी करते थे, टैक्स इवेजन करते थे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि हमें टैक्सेस के रेट को कम कर देना चाहिए, और जो टैक्स प्रोसीजर है उसको बड़ा ही सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, जिससे लोग टैक्स इवेजन में इन्वॉल्व ना हो। करो बेटा, चलो। पहला, before 1991 the government used to charge heavy taxes from the people, and the tax procedure was very complex. टैक्स प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स था, और गवर्नमेंट बहुत ही हैवी टैक्सेस चार्ज करती थी। Therefore, आफ्टर 1991 के बाद गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। पहला है रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सरकार ने टैक्सेस के रेट को कम कर दिया। तो लेस द गवर्नमेंट रिड्यूस द रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, एंड टैक्स एवेजन वाज रिड्यूस्ड। लोग अब टैक्स की चोरी करते थे, या टैक्स की चोरी बंद कर दी, कम कर दी। दिस लेड टू इंक्रीज इन सेविंग ऑफ पीपल। लोगों की सेविंग भी बढ़ गई, और लोग अपनी वॉलंटरी इनकम को डिस्क्लोज करने लगे। हाँ भाई, हम इतना कमाते हैं, क्योंकि टैक्स बहुत कम था। एक इंसान कहता है भाई अगर टैक्स बहुत, या सुन, लोग कहेंगे कि भाई एक चीज बताओ, टैक्स की चोरी करना बंद कर। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसीजर ना। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसीजर का मतलब क्या? बिल्कुल, टू इनकरेज द पीपल टू पे द टैक्सेस ऑनेस्टली। जिससे लोग ऑनेस्टली टैक्सेस पे करें, गवर्नमेंट सिंप्लीफाइड द टैक्स प्रोसीजर। मतलब गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पेमेंट ऑफ टैक्स शुरू कर दिया। ब्रीफ में फॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए कि आप लंबे लंबे आपको फॉर्म नहीं भरने होंगे, छोटे छोटे फॉर्म भरने होंगे, और अपना बताना होगा कि आपने कितना पैसा कमाया है। इसमें क्या ब्रीफ, ब्रीफ, BRIEF। रिफॉर्म्स इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारी दुनिया में GST। हमारी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमारी गवर्नमेंट ने वन नेशन वन टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम क्या था? GST। इससे हमारी सरकार का रेवेन्यू बहुत बढ़ गया। भाई जिससे क्या होता था, पहले हर स्टेट, GST के पहले कौन सा टैक्स? बड़े सारे टैक्सेस थे। एक्साइज ड्यूटी था, सेल टैक्स था, वैट था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, बड़े सारे टैक्सेस। अब GST है। GST क्यों लेके आए? जिससे GST का पार्टी, टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। एक कॉमन मार्केट क्रिएट करनी है गुड्स एंड सर्विसेज पे, गवर्नमेंट GST लेके आए थे। और GST का बेनिफिट क्या था? वन नेशन वन टैक्स था। इससे हमारी गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया। अब सुनो, GST आया कब था, ये भी लिख लें। GST आया था 1 जुलाई 2017। ठीक है, हाँ। GST आया क्या था? 1 जुलाई 2017 को आया था। मैं GST के ना दो चार बातें लिखवा दूं, तुझे पेपर में पूछी जा सकती है। लिखो, लिखो। GST, लिखो बेटा सारे। कुछ बातें मैं GST के बारे में लिखवा रहा हूँ, लिखो। GST वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जुलाई 2017। ठीक है। GST रिप्लेस्ड 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले GST के आने से पहले कुछ 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, जिसे GST ने रिप्लेस किया। GST का ऑब्जेक्टिव था, पहला, वन नेशन वन टैक्स। तुम कहीं पे भी चले जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, सेम टैक्स लगता है अब चीजों को।
उसके बाद जीएसटी का मेन ऑब्जेक्टिव था टू रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट। क्या? टू रिमूव, समझाऊंगा, टू रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट, ब्रैकेट में लिख ले टैक्स अपॉन टैक्स। समझाऊंगा ना, मैंने समझा दिया, मैं लिखवा रहा हूं। जीएसटी का ऑब्जेक्टिव था वन नेशन वन टैक्स का। दूसरा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट। अब ये कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या, ध्यान से सुनिए। पहले जमाने में क्या होता था, अगर सपोज कर कोई चीज की कॉस्ट है 1000 रुपए, सबसे पहले उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। क्या लगती थी? एक्साइज ड्यूटी। अब ये कौन लगाता था? मोदी, सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल 10 रुपए, 10%। 1000 का 10% कितना हुआ? 100 रुपए। तो कितने रुपए की चीज हो गई? 110, सॉरी 1100 रुपए की। दोबारा रिपीट करें, पहले एक चीज 1000 रुपए की होती थी, उस पर मोदी की गवर्नमेंट कितने रुपए का टैक्स लेती थी? 100 रुपए। तो वो चीज कितने की हो गई? अब केजरीवाल कहता है भाई मैं मर गया हूं, मेरे को भी दो सेल टैक्स। वो भी 10% खाता था, तो वो 110 रुपए खा लेता था। तो कितने रुपए की चीज बन गई? 1210। मगर जब से जीएसटी आया ना, जीएसटी के आने पे उन्होंने क्या हरकत करी, अभी भी दोनों को 10-10% मिल रहा है। दोनों को अभी भी 10-10% मिल रहा है। 100-100 रुपए मिल रहा है। कितना हो गया? हाँ, बता, पहले गवर्नमेंट कितने टैक्सेस लेती थी? 100 प्लस 110 लेती थी। अब सरकार इक्वली मिल रहा है। हाँ, इसका मतलब है केजरीवाल बड़ा चालाक होता था, वो 10 रुपए एक्स्ट्रा इस टैक्स के ऊपर भी टैक्स खा जाता। मोदी कहता है मैंने 100 रुपए का टैक्स लगाया, और वो 100 रुपए का टैक्स जैसे ही जोड़ा, 110 1100 बना। केजरीवाल तूने तो टैक्स के ऊपर टैक्स खा लिया। नहीं, पर ये होता था कैस्केडिंग इफेक्ट। तो जीएसटी के आने के बाद ये कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। इसको कहते हैं टैक्स अपॉन टैक्स खत्म हो गया। और जीएसटी किस पे नहीं लगता? पेट्रोल पे नहीं लगता जीएसटी, शराब पे नहीं लगता। तो भी पुराने टैक्स लग रहे हैं, क्योंकि अगर जीएसटी के अंदर आ गया पेट्रोल, तो पेट्रोल उतना सस्ता हो जाएगा, सरकार को लॉस होना शुरू होगा। और दारू? दारू पे भी सरकारी खाती है टैक्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव जीएसटी का था कि हमें कैस्केडिंग इफेक्ट हटाना। मेरे को क्या मालूम दारू कौन बनाता है? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। पार्टी ऑप्शन एक्सचेंज रिफॉर्म्स सुन। इस पे दो रिफॉर्म्स हुए थे, मैंने दो रिफॉर्म सुन ले, फिर उसको एक्सप्लेन। पहला, डिवैल्यूएशन ऑफ हमने अपनी करेंसी। करेंसी को डीवैल्यू किया था। हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया था। एग्जांपल, $1 एग्जांपल के तौर पे अगर 50 है, हमने $1 को 60 कर दिया। अच्छी बात है। अच्छी बात है, ध्यान सुन। और अपनी, प्राइस। अच्छा, पहले $1 को खरीदने के 50 रुपए लगते थे, अब $1 खरीदने में 60 रुपए लग रहे हैं। इसका मतलब कम हुई है हमारी, बढ़िया हुई। बिल्कुल, हमारी करेंसी डीवैल्यू, हमारी करेंसी डीवैल्यू का मतलब हमारी करेंसी गिरी है। जैसे एग्जाम्पल, पहले एक चीज 50 रुपए की मिल जाती थी मार्केट में, वही चीज अब 60 रुपए की मिलती है। इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ी है या उस करेंसी की वैल्यू बढ़ी है? हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, डी वैल्यू हुई है। अब हमने ऐसा क्यों किया? जिससे हमारे इंपोर्ट, पहले इंपोर्ट करने के लिए 50 रुपए देने होते थे, अब वही चीज इंपोर्ट करने के लिए 60 रुपए देने पड़ेंगे। तो हमारे इंपोर्ट बढ़ेंगे या बीओपी कम? भी तो यही है। हाँ, हमारे इंपोर्ट बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? हमारे इंपोर्ट कम हो जाएंगे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। और एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। तो बताओ, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म से पहला क्या था? हमने अपनी करेंसी को क्या किया था? डीवैल्यू किया था। और कितना किया था? 20% तक किया था। और डीवैल्यू करने का मेन मकसद क्या था? $1 50 से $1 60 कर दिया। जैसे $1 50 से $1 60 हो गया, जल्दी उससे बताओ हमारे इंपोर्ट बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? इंपोर्ट कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। डिवैल्यूएशन और मींस। दूसरा दूसरा सुन ले, दूसरा सुन ले। पहले हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करते थे, जिसपे बेटा फॉरेन एक्सचेंज या रेट, पहले एक समझने दो फिर बोलना। चलो याद कर। डिवैल्यूएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब हमारी करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अब इसका एग्जांपल लिख ले, एग्जांपल लिख।
एग्जाम्पल लिख, जो मैं लिखवा रहा हूँ लिखती तो है नहीं। प्रिंटेड किस लिए दिए हैं? वो प्रिंटेड इसलिए दिए, पर जो मैंने नहीं लिखवाया वो एग्जाम्पल वो भी तो लिख। $1.50 से 60 रुपए हो गया। डॉलर का साइन क्या होता है? एक एक डंडा होता है, एस दो के डंडे ऊपर एक होते हैं, डंडा। दो डंडे होते हैं। Before 1991, India's import was very high and exports were low, so that the government decided to devalue the Indian currency by 20%. That बिफोर 1991 इंडियंस इंपोर्ट वाज वेरी हाई एंड एक्सपोर्ट वाज वेरी लो। हमारे पहले क्या थे, इंपोर्ट बड़े ज्यादा थे, एक्सपोर्ट थे नहीं, क्योंकि घटिया क्वालिटी के सामान बेचते थे। तो अपने करेंसी को डिवैल्यू करके हमने हमारे, सवाल ठीक करो, करेंसी की क्या गलती है? हाँ, सवाल ठीक करो, करेंसी की क्या गलती है? बिफोर 1991 इंडियन इंपोर्ट वाज वेरी हाई एंड एक्सपोर्ट वाज वेरी लो। इस चीज को करेक्ट करने के लिए हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया था, और डिवैल्यू कितना किया था, 20%, और जिससे हमारे इंपोर्ट कम हो जाए और एक्सपोर्ट बढ़ जाए। नेक्स्ट, पहले हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करते थे। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता था, फिक्स, तो पहले हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करते थे, अब हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करते हैं। मतलब पहले क्या होता था, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी $1 का रेट क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि $1 का रेट 50 है, क्या इसमें मार्केट इंटरफेयर कर सकती है? तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। जब गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, वो कौन सा सिस्टम होता था, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तुमने रिवाइज क्या किया भाई अभी तक? मैंने कितनी बार बोलूं कि मैंने मैक्रो नहीं करी, मैंने आईडी करी है। तो पहले का रिवाइज कहाँ गया? ये तो बहुत पहले हो चुके हैं टॉपिक, तो उड़ गया दिमाग से। ओके। जब गवर्नमेंट फिक्स कर देती है तो उसको, सिस्टम को क्या कहते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। और जब मार्केट की वजह से होता क्या है फिक्स करती है? $1 का रेट, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारी गवर्नमेंट फिक्स करती है उसको कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या यहाँ पे मार्केट इंटरफेयर कर सकती है? अब देखो, नहीं। मार्केट अगर मार्केट फोर्सेस के थ्रू होगा, मार्केट फोर्सेस याद है, भूल गई, चल भूल गई होगी, मुझे पता है। प्राइस, डिमांड और सप्लाई। सप्लाई। मैंने ऐसा करा था, 60 रुपए, 65 रुपए, 70 रुपए, 75 रुपए। ये नहीं कराया आपने मेरे को। क्या क्या नोट सेव करके, 1000, 800, 600, 400, 400, 600, 800, यहाँ पे आ गया 400, 800, 600 और 200। पता कहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर है? मेरे को लिखना दो एक सीट। कहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर है? 600। तो ये हमारा रेट डिसाइड हो जाता था, ये सरकार तय अच्छा करती है। हाँ, ये बता रखा है। ये सब बता रखे बेटा, सब बता रखे। ये रेट कौन तय कर रहा है? गवर्नमेंट तय कर रही है, डिमांड। डिमांड फोर्स ऑफ डिमांड एंड तो सप्लाई। हमारी गवर्नमेंट ना, जो ये वाला सिस्टम था ना, ये था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। यार एक सेकंड। 70 रुपए। ठीक है। तो बताओ, गवर्नमेंट पहले क्या सिस्टम अडॉप्ट करके बैठी थी, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब गवर्नमेंट कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करके बैठी है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। आगे। Before 1991, government used to adopt fixed exchange rate system, but after 1991, India adopted flexible exchange rate system where foreign exchange rate was determined through market forces of demand and supply. पहले 1991 से पहले गवर्नमेंट ने क्या अडॉप्ट करके बैठी थी, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। बट आफ्टर 1991 गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम अपनाया, जिसके अंदर मार्केट फोर्स और डिमांड सप्लाई हो। क्लियर है? ठीक है। हाँ। पानी ला दो। फ्री हो गया। इतनी अभी होता है मुझे काम बता। वो कितना? ठीक है।
मैंडी की चलो आज बीओपी और एडीएस और कोई भी एक चैप्टर आईडिया पहला है। रूरल डेवलपमेंट भी करा देना। कर ले पहले, रूरल डेवलपमेंट करनी है, फिर नेशनल इनकम की थ्योरी छोड़ के जाएगी। नेशनल इनकम की थ्योरी कितने मार्क्स सकते हैं? फिर 10 नंबर थोड़ी चाहता है, तो 4-6 नंबर का तो ये आएगा, तो कुछ ना कुछ थ्योरी करके जा। थ्योरी का पहले रूरल डेवलपमेंट कर। थ्योरी का इम्पोर्टेंट बता दो इस पर नेशनल इनकम। कोई भरोसा नहीं है, बहुत थ्योरी है। प्रिकॉशंस आ सकती है, बाकी बता दूंगा। बस वो इम्पोर्टेंट कर लो, टाइम नहीं है तो। मैं हार्डली तो फिर 5 क्वेश्चन बताऊँ, हाँ बस ठीक है। उसके बाद आगे छोड़ दो। 12 आने के चांस है आपके? तो 2-3 नंबर। उतना तो आएगा ही। मैं जो 5 पूछूंगा वो तो आएगी। देख, 5 क्वेश्चनों में से 1 या 2 क्वेश्चन लग सकते हैं, और इनका जो नेशनल थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, वो तो आएगा। इतना ही बहुत है, रूरल डेवलपमेंट करके, पूरी आईडी करके, एडीएस करके, वे ऑफ इंफॉर्मेशन। आईडी तो मैं पूरी करके जाऊंगा। 5 मिनट है इतना हमको 60 तक लेके आने हैं। बीएसटी हो गई तेरी पढ़नी है। यार चुप रहो। बीएससी अकाउंट्स एक साथ चलाएंगे। ट्रेड एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स क्या थे, बड़े ध्यान से सुनो। हमारी गवर्नमेंट ने ना एक्सपोर्ट ड्यूटी को तो खत्म कर दिया। शॉर्ट पे लिखे, एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया। जब तू सामान को एक्सपोर्ट करेगी फॉरेन कंट्री में, जो उस पर टैक्स लगता है, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। सरकार ने कहा तुम एक्सपोर्ट करो, हम आपसे कोई भी टैक्सेस नहीं लेंगे। ऐसा क्यों किया होगा सरकार ने, कि हमारे गुड्स महंगे हो जाए, सस्ते हो जाए, इससे हमारे गुड्स सस्ते हो जाए और इंटरनेशनल मार्केटिंग की मांग हो। हमारी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया। हमारी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया। तो बताओ, सबसे पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाया, एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाया, इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया, और कोटा को भी हटा दिया, और कोटा को भी हटा दिया। 2 चीजें हटाई और 1 चीज कम। कौन सी चीजें हटा दी? कोटा और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ड्यूटी वॉज रिमूव, कोटा वॉज रिमूव, मगर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो। कोई दिक्कत? चलो, अब करते हैं अभ्यास में। Before 1991, government used to impose the high tariff and non-tariff barriers on import and export of the goods and services. 1991 से पहले तुम कम टैक्स लेती है, ज्यादा टैक्स लेती है? Was to protect the domestic industries from foreign competition. ये सारी बातें कहाँ लिखी गई? चैप्टर 2 में लिखी। 1991 से पहले हम बड़े सारे टैक्सेस लगाते थे, कोटा लगाते थे, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता था कि हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना। मगर 1991 के बाद मैंने कुछ फॉलोइंग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। पहला, रिमूवल ऑफ द एक्सपोर्ट ड्यूटी। मैंने एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव किया। द गवर्नमेंट रिमूव द एक्सपोर्ट ड्यूटी, एज अ रिजल्ट द इंडियन गुड्स बिकम चीपर इन द ग्लोबल मार्केट।
नेक्स्ट, रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटी। हमने इम्पोर्ट ड्यूटी को क्या किया, बढ़ाया था, कम कर दिया था? द गवर्नमेंट रिड्यूस द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया हमारे बीच में, हमारे बीच डोमेस्टिक गुड्स और इम्पोर्टेड गुड्स में। दिस इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक industries because they were able to import. चौथा पॉइंट भी तो है। Next, पहले हमने क्लास में removal of quantitative restriction on the import and export, and the last point, relaxation in the import licensing policy। पहले क्या होता था, अगर किसी भी इंसान को कोई भी एक चीज इंपोर्ट करनी पड़ती थी, उसको लाइसेंस देना कंपल्सरी होगा। मगर 1991 के बाद हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आपको हर चीज के लिए, आपको हर चीज के लिए बेटा आपको इंपोर्ट लाइसेंस नहीं चाहिए होता था। ठीक है। Now, import licensing system देखो, the import licensing system was abolished by the government। So, हमारी गवर्नमेंट ने क्या खत्म कर दिया, import licensing system को रखा, हटा दिया। The import licensing system was abolished, जिसकी वजह से अब आपको लाइसेंस लेने के लिए कोई कंपल्शन नहीं होती थी। अब आप कुछ भी इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। बट अगर आप कोई एनवायरमेंटल सेंसिटिव प्रोडक्ट या हैजार्डस प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो तो आपको लाइसेंस चाहिए। लिबरलाइजेशन is what? Now, comes at the privatization. Reforms introduced in the industrial sector और सारा। ये सब टैक्स जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, LIC, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, MTNL, DTC की बसें, भारत पेट्रोलियम। ठीक है, ये सारी की सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को अगर हम प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दें, और हम प्राइवेटाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि ये बड़ी सारी लॉस मेकिंग होती है, इनको सरकार है ना ढंग से चला नहीं पाई, तो ये प्राइवेट सेक्टर को भेज देती है। प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा और अपनी मैनेजमेंट की स्किल्स को यूज करके प्राइवेटाइजेशन मींस पहला ट्रांसफर ऑफ OMC। सुन, प्राइवेटाइजेशन में बी डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ OMC, ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल, ये तीन वर्ड आने चाहिए OMC। प्राइवेटाइज ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल, OMC। Privatization means transfer of ownership, management control of public sector companies to private sector। अब प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से किया जा सकता है। अब सुनो, प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से किया जा सकता है। पहला है, या तो पूरी की पूरी कंपनी बेच दो प्राइवेट सेक्टर को, जैसे मैं अगर LIC पूरी की पूरी बेच दो HDFC को, ये एक तरीके का प्राइवेटाइजेशन है। और दूसरा तरीका है कि LIC के 100% शेयर गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट उसमें से 3% हिस्सा बेच रही है। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ PSUs टू प्राइवेट सेक्टर, ये तो पूरी हो गई। और एक है ट्रांसफर ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी, ट्रांसफर ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी टू द पब्लिक, दिस इज कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट। इसको डिसइन्वेस्टमेंट। वी आर डन। हमारी ये पूरी PDF कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट PDF पे आते हैं बेटा। सबसे पहला पार्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन।
मतलब कि क्यों उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब प्राइवेटाइजेशन करने के फायदे क्या? मतलब क्यों ही किया था उन्होंने, मतलब मैं कह सकता हूँ आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ मतलब प्राइवेटाइजेशन, कि प्राइवेटाइजेशन क्यों करनी पड़ी। पहला, प्राइवेटाइजेशन का मेन मकसद था कि जो भी हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जो लॉस मेकिंग है, जो नुकसान खा रही है, उनको मैं प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करके उनको लॉस से प्रॉफिट में लाना चाहिए। ठीक है, पहला, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेटाइजेशन इज टू इंप्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड प्रमोट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पीएसयू। यही लाइन लिखनी पड़ेगी क्योंकि कीवर्ड्स कीवर्ड्स भाई मुझे ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंप्रूव करना है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मतलब उनको प्रॉफिट में लाना है, और प्रमोट क्या करनी है, उनकी मॉडर्नाइजेशन। इट इज बिलीव, अब एक चीज है, सरकारी कंपनी होती है बड़ी पुरानी स्टाइल की है, उनको मॉडर्नाइज करना है। अब एक चीज बता, कौन बंदा आज के डेट, अभी भी जैसे नहीं तो प्राइवेटाइज करो। रेलवे वगैरह भी प्राइवेटाइज हो चुकी है, भाई पूरी हद तक थोड़ी ना हुई है। काफी परसेंटेज तो हो चुकी है ना। जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा प्राइवेटाइजेशन का, वो है टू इंप्रूव द फाइनेंशियल, लॉस, is to improve the financial discipline and promote the modernization of PSUs. It is believed that private sector, with its capital and managerial capabilities, it can improve the performance of PSUs. कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपनी कैपिटल और मैनेजरियल एबिलिटीज की मदद से अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते। नेक्स्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग। तेरे को पता है सरकारी कंपनीज में सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस किसकी होती थी, गवर्नमेंट की। अब जब गवर्नमेंट ही उस पीएसयू को बेच देगी, किसको बेच देगी, प्राइवेट सेक्टर को, क्या गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर पाएगी? क्या वहां पे डिले इन डिसीजन मेकिंग होगा या नहीं होगा? सिंस, दोबारा सो सरकारी कंपनीज में सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस सरकार की होती है। अब जब सरकारी कंपनी ही सरकार की नहीं रहेगी और प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी, क्या सरकार उसमें इंटरफेरेंस कर पाएगी? यही तो मैंने बताया, since there will be no interference, hence the decision making will be good. ठीक है। Next, increase in investment and employment opportunities thing. Due to the increase in investment of the private sector, क्योंकि बेटा हमारे इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की बहुत बढ़ती आ रही है, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी जनरेटेड। क्योंकि बेटा हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ती आ रही है प्राइवेट सेक्टर में, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा जनरेट हो पाए। ड्रॉबैक्स, बेटा ड्रॉबैक्स का मतलब है व्हाई प्राइवेटाइजेशन शुड नॉट बी डन। व्हाई प्राइवेटाइजेशन why privatization should not be done. Why privatization should not be done? कि बेटा हमें प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं करनी चाहिए। पहला, नेग्लेक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। जो एक प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लोगों की भलाई है, प्रॉफिट खाना। सोशल वेलफेयर को तो कंसीडर नहीं करता, लोगों का भला हो या ना हो, बाहर में गया पैसा। Since private since private sector since private sector focuses on the profit maximization and social welfare of public will be neglected. Social welfare public का neglect हो जाओ। सुन, प्राइवेट सेक्टर उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है जो सेफ साइडेड है। प्राइवेट सेक्टर उन सेक्टर्स में कभी इन्वेस्ट ही नहीं करेगा जो लोगों की जरूरत के लिए है, जो लोगों के वेलफेयर के लिए है, क्योंकि उसको लगता है यहाँ पे मुझे प्रॉफिट ही नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल सैनिटेशन, private sector will not be interested to invest in those projects which are risky and less profitable and less important for the public. तो पहला पॉइंट क्या था, प्राइवेट सेक्टर किस चीज को इग्नोर कर देता है, प्राइवेट सेक्टर इग्नोर द सोशल वेलफेयर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मेन फोकस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर सबसे